हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी जिसका नाम है आर्कलेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कलेस। व्हाई डू यू थिंक द बॉय इन दिस स्टोरी नेम्स हिज पेट आर्कलेस? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक द टॉर्टोइज हैज which earns him his name? Let's read the story to find out. बच्चों, एक बॉय है, उसके पास एक पेट है टॉर्टोइज, ठीक है। उसका नाम उसने आर्कलेस रखा है। अब उसकी में ऐसी क्या खासियत थी जिस वजह से उसने उसका नाम आर्कलेस लगा, ये हम स्टोरी में जानेंगे। Perhaps one of the most weird and fascinating characters I met during my travels was the rose beetle man. He had a fairy tale air about him that was impossible to resist, and I used to look forward eagerly to my meetings with him. I first saw him on a lonely road leading to one of the remote mountain villages. I could hear him long before I could see him, for he was playing a rippling tune on a shepherd's pipe, breaking off now and then to sing a few words in a curious nasal voice. अब इसमें जो राइटर है वो बता रहा है कि मैंने एक बीटल मैन के, रोज़ बीटल मैन के बारे में सुना था लोगों से कि वो आता है और बहुत उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ही अजीब है, ठीक है। वो कह रहे मैंने सुना था लेकिन मैं उससे कभी मिला नहीं था, हालांकि उसका मन था कि मैं उससे मिलूं क्योंकि उसने उसके बारे में सुना था, वो बहुत ही अच्छी ट्यून बजाता है। ही हैड अ फॉक्स लाइक फेस विद लार्ज आइज. हिज ड्रेस वॉज फैंटास्टिक. ऑन हिज हेड वॉज अ हैट विद अ वाइड फ्लॉपी ब्रिम. हिज शर्ट वॉज worn. Around his neck dangled a cravat of startling blue satin. तो वो बताता है कि वो उसने उस आदमी को दूर से आते हुए देखा, किसी जो रोज बीटल मैन है उसे उसने दूर से आते हुए देखा और उसने उसको इमेजिन किया या उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक वो बता रहा है कि उसका जो फेस है वो कैसा है, फॉक्स जैसा है, ठीक है। उसकी जो ड्रेस है बहुत ही फैंटास्टिक उसे लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही यूनिक लगी, अलग लगी बाकी लोगों से। उसने हैट पहनी हुई है, ठीक है। इस ऐसे वो आगे उसको एक्सप्लेन करता है। The pockets of his coat bulged, the contents almost spilling out. His patched trouser drooped over a pair of leather shoes with upturned toes. This extraordinary character carried on his back bamboo cages full of pigeons and young chickens, and several mysterious sacks. He held his pipe to his mouth with his hand. In this same were held a number of lengths of cotton, to each of which was dried an almond-sized rose beetle, glittering golden green in the sun, all of them flying round his hat, trying to escape from the thread tied firmly around their waist. Occasionally tried of circling round and round without success, one of the beetle would settle for a moment on his hat before launching itself off once more on its endless मैरी गो राउंड। अब वो और आगे एक्सप्लेन करता है कि जो उसकी पॉकेट है वो इतनी भरी हुई है कि मतलब उसमें से ना चीज़ें बाहर निकल के आ रही है। उसने इतना स्टफ करके रखा है चीज़ों को अपनी पॉकेट में कि आधी चीज़ें बाहर गिर रही है और आधी चीज़ें उसके अंदर है, ठीक है। अब वो बताता है कि उसने लेदर शूज़ पहने हुए हैं जो कि क्या है, फटे हुए हैं। उसके टोज जो है वो उसके शूज़ से बाहर दिख रहे हैं। उसने अपने पीठ पे एक कुछ बैग सा टांगा हुआ है, उसमें केजेस हैं बहुत सारे, और केजेस में उसने बहुत सारे पिजन और चिकन्स को रखा हुआ है। उसकी हैट में उसने रस्सी बांधी है और उससे उसने बीटल्स को बांधा हुआ है, ठीक है। अब वो बीटल्स क्या कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं लेकिन वो वापस उड़ के उसकी हैट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको क्या कर रखा है, बांध रखा है अपने एक थ्रेड से। तो वो उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वापस आकर उसकी हैट में ही आके बैठ जाते हैं। When he saw Roger, my pet dog, and me, the rose beetle man stopped, took off his ridiculous hat and swept us a low bow. He smiled at us, but on his hat again raised his hands and waggled his long bony finger at me. I asked him if he had been to some fiesta. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips and played a lifting tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. He smiled and rubbed his forefinger and thumb together, expressing that he wanted money. I suddenly realized that he must be unable to speak. So, standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him, and he replied with a clever pantomime. I asked what the rose beetles were for.
He held his hand out to denote small boys took one of the length of the cotton from which a beetle hung and whirled it rapidly round his head. ठीक है, अब वो जो आदमी था, रोज बीटल मैन था, वो आता है उनकी तरफ और वो अपना जो राइटर है वो अपना एक डॉग लेके घूम रहा होता है, तो वो उनको देख करके रुक जाता है क्योंकि वो उसके पास क्या है, बहुत सारा सामान है, वो एक तरह का जोकर है, मनोरंजन कर रहा है, उसके पास बहुत सारा सामान है, तो फिर वो वहाँ जाके रुक जाता है और फिर उससे उसके सामने टून बजाना शुरू कर देता है। तो उससे पूछता है कि भाई तुम्हें क्या पैसे चाहिए, तो वो अपना सर हाँ में हिलाता है या नॉड करता है, ठीक है, कि हाँ या ना, उसको मतलब वो बोल नहीं पाता। तो वो जो होता है, जो राइटर होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये बोल नहीं सकता, इसे बोलना नहीं आता। फिर वो उससे पूछता है कि भाई ये चीज़ें किस लिए है, तो वो बस अपने आँखों से या अपने फिंगर्स को हिला के इशारा करता है। फिर वो उससे हैट के बारे में पूछता है कि भाई हैट में तुमने इतने बीटल्स क्यों रखे हुए हैं, तो तब भी वो उनका जवाब बस ऐसी फिंगर्स हिला के या इशारों से जवाब देता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, तो वो बस इशारों से ही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मैंने इनको क्यों रखा हुआ है। Immediately the insect came to life and started on its planet-like circling. Pointing up the sky, he stretched his arm out and gave a deep nasal buzzing. Then he whirled his beetles round his head so that they all started to buzz quickly. अब वो अपनी हैट हिलाता है और फिर क्या होता है, जो सोए हुए बीटल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, फिर वो भी उड़ना शुरू कर देते हैं, उड़ के उसके हैट के आसपास राउंड लगा के वापस बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक तो उड़ नहीं पाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसने उनको क्या किया हुआ था, अपनी हैट से बांधा हुआ था। Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice. They were not clear words but a series of strange grunting. Presently he stuffed his flute into his bulging pocket and then swung a small sack off his shoulder. He undid it, and to my astonishment half a dozen tortoises tumbled out into the dusty road. Their shells had been polished with oil, and he had decorated their front legs with little red bows. अब वो जो आदमी होता है रोज बीटल मैन, वो थक जाता है और वो वहीं पे बैठ जाता है, ठीक है, और जो राइटर है वो भी वहीं खड़ा उसको देख रहा होता है। अब वो बैठ जाता है, फिर वो बैठ के अपने जो पाइप निकाल के उसमें टून बजाना शुरू कर देता है और फिर कुछ गुनगुना रहा होता है, हालांकि वो बोल नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ गुनगुना रहा होता है। तो फिर वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो राइटर समझ नहीं पाता, जो मैन होता है ना वो उनके वर्ड्स को समझ नहीं पाता। फिर वो अपना जो शोल्डर में से जो बैग होता है उसको ढीला करता है, उसको निकाल के साइड में रखता है और फिर देखता है कि उसमें से छोटे छोटे टॉर्टॉइज बाहर निकल के रोड पे घूम रहे हैं। वो उसने अपने पास रखे हुए थे, ठीक है, तो उसमें से क्या निकालता है, वो जैसे उसने पिजन्स रखे हुए थे, चिकन्स रखे हुए थे, वैसे उसने क्या रखे हुए थे, छोटे छोटे टॉर्टॉइज भी रखे हुए थे जो निकल के बाहर रोड पे घूम रहे थे। तो वो उसको बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने जो टॉर्टॉइज थे उनके आगे वाले जो पैर होते हैं ना, उसमें उसने उनको रिबन बांधा हुआ था। Slowly the tortoise unpacked their head and leg from their gleaming shells and set off down the road without enthusiasm. I watched them fascinated. The one that particularly took my fancy was small, with a shell the size of a teacup. It seems slighter than the other. Its eyes were bright and its walk was alert. I sat looking at it for a long time. I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. The fact that I had no money on me did not worry me. I would simply tell the man to call at villa for payment. It never occurred to me that he might not trust me. The fact that I was English was sufficient, for the islanders had a love and respect for the Englishman. अब वो बताता है कि मुझे उन टॉर्टॉइज में से एक क्यूट सा टॉर्टॉइज बहुत पसंद आया। वो बहुत ही क्यूट था, बहुत ही छोटा सा था और उसके जो शेल था वो एक छोटे से टी कप के जैसा था। तो उसको बहुत वो क्या लगा, क्यूट लगा और चाहता था कि वो उसको क्या ले जाए, अपने घर ले जाए। और उसको पता था कि मेरे घर वाले भी इसे बहुत पसंद करेंगे और इसको अच्छे से वेलकम करेंगे, लेकिन उसको ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये सोचने लगा कि मैं इस रोज़ बीटल मैन को एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने घर लेके जाता हूँ और इसको क्या करूँगा, वहीं पैसे दे दूँगा। अब उसे फिर मन में सोच रहा था कि क्या ये मुझ पर विश्वास करेगा, क्या ये मेरे साथ मेरे घर आएगा। तो उसके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही थी कि भाई आना तो चाहिए, मेरे पे ट्रस्ट तो इसको करना तो चाहिए, हालांकि इसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए और मुझे टॉर्टॉइज चाहिए, तो इसको पैसे लेने मेरे घर आना ही होगा। आई आस्क्ड द रोज बीटल मैन द प्राइस ऑफ द लिटिल टॉर्टॉइज। He held up both hands, fingers spread out. I shook my head firmly and held up 2 fingers, unconsciously imitating him. ठीक है, अब उसने उससे प्राइस पूछा। अब वो बताना
बता तो नहीं सकता था क्योंकि वो गूंगा था। तो उसने अपने फिंगर्स उठाए, पता नहीं कितनी फिंगर्स उसने हवा में ऐसे उठाई, और उसने भी उसको इमिटेट किया कि भाई कितनी फिंगर, मतलब कितने पैसे। तो वो भी उसको इमिटेट करके पूछ रहा था, उसको इशारों से पूछना चाह रहा था कि भाई मैं तुम्हें कितने पैसे दूं टॉर्टोइस के। He closed his eyes in horror at the thought and held up 9 fingers. I held up 3. The rose beetle man looked sorrowfully and sighed. So we sat in silence and started at the tortoise crawling uncertainly about the road. Then the rose beetle man picked up the reptile and showed me in pantomime how lovely its shell was. He handed me the tortoise and held up 5 fingers. अब उसने इशारा किया, भाई 9 फिंगर उसने दिखाई अपने हाथ में कि भाई इसके मैं 9 जितने भी रुपीज़ मैं 9 रुपीज़ लूँगा। तो उसने उसको 2 फिंगर्स दिखाई कि भाई मैं तो इसके तुम्हें 2 पैसे या 2 या 3 पैसे ऐसे ही दे पाऊँगा। फिर उसने उस टॉर्टोइस को उठाया, उसे दिखाया, देखो ये कितना क्यूट है, इसके 2 पैसे तो नहीं बनते। तो उसने फिर इशारा किया, उस आदमी ने बोला चलो ठीक है, मैं 9 तो नहीं दे सकता, मैं इसके 5 पैसे आपको दूंगा। उसने 5 फिंगर का इशारा किया कि भाई मैं तुम्हें 5 पैसे, इसके 5 कॉइन्स मैं दे सकता हूँ। I told him then that I had no money on me and that he would have to come to the villa. He nodded as if it were the most natural thing in the world. Excited by owning this pet, I wanted to get back home quickly to show it to everyone. So I hurried off along the road. Before diving down the hillside, I glanced back. The rose beetle man was still in the same place on the road, warbling his flute. ठीक है, अब उसने उसको कहा कि भाई इशारे से कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना पड़ेगा। तो वो एग्री हो गया और फिर वो खुश था कि चलो मेरे पास एक टॉर्टोइस आ गया। वो बहुत खुश था कि चलो मैं इसको अपने घर वालों को दिखाऊंगा और वो भी इसे देख के बहुत खुश होंगे। फिर वो अपने घर से देखता है बाहर, तो वो जो रोज बीटल मैन होता है वो उसका क्या कर रहा होता है, बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है फ्लूट बजाता हुआ। द न्यू अराइवल वॉज क्रिस्टन्ड एक्लेस and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. He learned his name soon and we had to call out once or twice and he would appear lumbering along on tiptoe. He loved being fed and would squat regally in the sun while we held out bits of lettuce. He loved grapes as much as Roger did. So there was always great rivalry. Achilles would sit mumbling the grapes in his mouth, the juice running down his chin, and Roger would lie watching him, his mouth drooling saliva. Roger always had his fair share of the fruit, but even so he seemed to think it a waste to give delicacies to a tortoise. When the feeding was over, if I didn't keep an eye on him, Roger would creep up to Achilles and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had dripped down on himself. Achilles would retreat into his shell with an indigent wheeze and refuse to come out until we had removed Roger from the scene. अब उसने उसका नाम उसको घर ले आया, उसने उसका नाम रखा एक्लिस। ठीक है, अब वो जब उसको बुलाते थे एक्लिस तो वो उसको 2-3 बार बुलाते थे तो उसको अपना नाम याद हो गया और अपने नाम बुलाने पे वो फटाफट आ जाता था। अब वो बताता वो उसको लेटूस देता था खाने के लिए, लेकिन उसका फेवरेट फ्रूट क्या था, ग्रेप्स था। तो उसको बड़े चाव से खाता था वो, और उसका जो पेट था दूसरा डॉग रॉजर, वो क्या करते थे, ग्रेप्स को बड़े चाव से खाते थे। तो रॉजर जो था ना वो जल्दी जल्दी अपने ग्रेप्स खा लेता था और क्या करता था, फिर वो एक्लिस के पास आया था। एक्लिस तो क्या था, एक टॉर्टोइस था, वो अपना खाना स्लोली खाता था और जूस जो होता था उसके मुंह से टपक रहा होता था। तो रॉजर क्या करता था, फटाफट जा करके अपना फिनिश करके उसके पास भी पहुंच जाता था और क्या करता था, उसके जो माउथ के पास जितना भी ग्रेप्स लगा होता था, जूस लगा होता था, उसको क्या करता था, लिक करता था। ठीक है, अब वो एक्लिस डर जाता था कि भाई ये मुझे लिक करते करते कहीं खा ना जाए। तो राइटर बता रहा है कि मैं क्या करता था, मैं फटाफट भाग के जाता था, रॉजर को उससे अलग करता था। तो बच्चों टॉर्टोइस की आदत होती है, वो क्या करते हैं जब उनको खतरा लगता है तो अपने हेड और अपने हैंड्स को क्या करते हैं, अपने शेल के अंदर छुपा लेते हैं। तो ऐसे ही उसने भी किया, एक्लिस ने भी किया। जब उसे लगा भाई रॉजर जो है वो इतना बड़ा डॉग है, वो उसको लिक करते करते कहीं खा ना जाए, तो वो डर के मारे क्या था, अपने शेल के अंदर छुप गया था और वेट कर रहा था कि कब उसका मालिक आए और उसको वहाँ से हटाए और फिर मैं वहाँ से भाग। But the fruit that Achilles liked best was wild strawberries. He would become hysterical at the mere sight on them. The small strawberries he could devour at a gulp, for they were the size of a fat pea. But if you gave him a big one, he would grab the fruit and holding it firmly in his mouth,
stumbled off at top speed until he reached a quiet spot among the flower beds, where he would eat it at leisure. Achilles also developed a passion for human company. Let anyone come into the garden and there would be a rustling among the bushes, and Achilles' wrinkled and earnest face would poke through. If you were sitting in a chair, he contented himself with getting as close to your feet as possible, and there he would sink into a deep sleep. If you were lying on a rug, sunbathing, he would surge down the path and on the rug with an expression of bemused good humor on his face. He would survey you and then choose a portion of your body on which to practice mountaineering. If you shook him off, it would only give you temporary respite, for Achilles would circle the garden until he found you again. Then one day the garden gate was left open, and Achilles was now here to be found. Search parties were immediately organized, and the family wandered about the olive grove shouting, "Achilles, strawberries, Achilles!" At length we found him. He had fallen into a well, the wall of which had long since disintegrated. He was, to our regret, quite dead. Even Leslie's attempt at artificial respiration and Margot's suggestion of forcing strawberries down his throat to give him, as she explained, something to live for, failed to get any response. His corpse was buried in the garden under a small strawberry plant. A short funeral address read in a trembling voice by Larry made the occasion memorable. It was only mirrored by Roger, who, in spite of all my protests, insisted on wagging his tail throughout the burial service. अब इसमें बताया गया है कि वो जो टॉर्टोइस था वो क्या था, उसको सबसे ज़्यादा पसंद था स्ट्रॉबेरीज़ खाना, ठीक है। अब कुछ स्ट्रॉबेरीज़ छोटी थी तो वो एक बारी में खा लेता था, कुछ स्ट्रॉबेरीज़ बहुत बड़ी थी तो क्या करता था, उसको अपने मुंह में दबा करके गार्डन के किसी कोने में किसी झाड़ के पीछे चुपके से खाता था, ताकि मुझे कोई देख ना ले या रॉजर मुझे आकर मुझसे स्ट्रॉबेरी छीन ना ले। उसको स्ट्रॉबेरीज इतनी पसंद थी, ठीक है। अब वो क्या था, वो ह्यूमन कंपनी भी पसंद करने लग गया था। पहले क्या था, वो एक बीटल मैन के पास था जो उसको कैद करके रखता था पिंजरे में। अब वो क्या था, वो ह्यूमन के साथ फ्रेंडली हो चुका था, क्योंकि वो उसको खाना देते थे, उसके साथ खेलते थे, तो उसको ह्यूमन कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही वो जो राइटर है वो कहता था मैं चेयर पर बैठा रहता था, वो क्या करता था, मेरी पैरों पर चढ़ करके मेरी गोदी में आकर बैठता था और वहाँ पर सो जाता था। ऐसे ही बताते, जब मैं रग में अपने गार्डन में बैठा रहता था तो वहाँ पे भी आके वो सनबाथ लेता था, मेरी पीठ पर पे आके बैठ जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो वो टॉर्टोइस था वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। सबने बहुत चिल्लाया, बहुत आवाज़ें दी, उसको पुकारा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। आखिर में जाके वो कहाँ मिला, एक वेल में जाके वो गिरा हुआ था और वहाँ पे डूबा हुआ था, ठीक है। अब उन्होंने देखा जो वेल का जो कोना होता है ना, जो वॉल होती है, वो एक जगह से टूटी हुई थी, तो उनको लगा शायद ये यहाँ से गया होगा और इसमें गिर गया। उन्होंने उसको बाहर निकाला, उसको ब्रीथिंग भी दी, उसको CPR भी दिया, मतलब उसको जगाने की, उसको उठाने की बहुत कोशिश की, उसको ज़िंदा करने की बहुत कोशिश की। किसी ने बोला कि भाई इसको तुम स्ट्रॉबेरी सूंघाओ या उसके मुंह में स्ट्रॉबेरी डालो, क्या पता वो ज़िंदा हो जाए, लेकिन वो तो कब का मर चुका था, वो फिर दोबारा ज़िंदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, अपने गार्डन में उसको वहीं पर दफना दिया। तो ये उन्होंने बताया, बहुत सैड हुआ हमारे साथ, अभी उसको आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे और वो मर गया था। तो उन्होंने क्या किया, उसका अच्छे से फ्यूनरल किया, और फिर ये भी बताया कि जो रॉजर था उसने भी उसके अच्छे से फ्यूनरल दिया, उसके याद में उसने अपनी टेल हिलाई या जो भी था वहाँ पे चुपचाप बैठ के वो कर रहा था। और फिर उसकी सिस्टर या जो भी है उन्होंने क्या दी, एक स्पीच दी कि भाई बहुत ही अच्छा टॉर्टोइस था और हमारे साथ बहुत अच्छे से रहा। तो ये बच्चों, ये सैड स्टोरी थी एक्लिस की, जो बेचारा पानी में डूबकर मर गया। तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।